हम अक्सर सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को डांट लगाते हुए और उन्हें गलत एक्शंस पर पुल करते हुए सुनते हैं, फिर चाहे वो बेल डिले हो या इनएप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। लेकिन कभी कभी ऐसे इंस्टांसेस भी हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को एक रिस्पेक्ट और दर्जा दिया है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने एक केस से निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये स्पष्ट किया है कि वो हाई कोर्ट्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी देते हैं जितनी वो खुद के लिए रखते हैं। गीता अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और परासना बी वर्ले की बेंच द्वारा हाईलाइट किया गया है कि हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। इस केस में गीता अरोड़ा नामक महिला ने अपने बेटे के 6 सब्जेक्ट्स में फेल होने के कारण इंटरिम बेल मांगी थी। प्ली में हाईलाइट किया गया कि 36 सिटिंग्स के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर ध्यान नहीं दिया। उनके वकील ने आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट की इनएक्शन, जिसमें रोस्टर जज के एक दिन में 15 से ज्यादा केसेस नहीं सुनने की वजह से अनड्यू डिले हो रहा था। प्ली स्टेटेड, "My child needs me. I have been getting payrolls earlier as well. High Court has not yet decided on my plea. With due respect, can this court direct for timely disposal?" जस्टिस विक्रम नाथ ने अपनी प्ली को एड्रेस करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट से आपकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस प्ली को लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर केस के टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते। टू कोर्ट ही सेड, "We can request the High Court to take up your plea for suspension of sentence, but we cannot direct it. High courts are not subordinate to the Supreme Court. We cannot direct them for time bound disposal of any particular case." जिसके बाद बेंच ने प्रोसीड किया और हाई कोर्ट से एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन फॉर सेंटेंस ऑफ द अपीलेंट को सुनने के लिए और जल्दी डिसाइड करने को कहा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रूटेड है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, जिसमें हाई कोर्ट्स अपनी ऑटोनॉमी के साथ ऑपरेट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल में नहीं होते। ऐसे कई हिस्टोरिकल रूलिंग्स हैं जहां ऐसी ही सेम ऑब्जर्वेशन सुनने को मिली थी, जहां हाई कोर्ट की पावर, ऑटोनॉमी और उनकी ऑब्जर्वेशन को अपहेल्ड किया गया था, जिसकी चर्चा हम जरूर आगे करेंगे। पर उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट को लेकर क्या कहता है, इसे समझ लेते हैं। हाई कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 214 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है और इन्हें आर्टिकल्स 226 और 227 के तहत पावर्स दिए गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल फंक्शंस के मामले में अधीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है, प्राइमरली लॉज के इंटरप्रिटेशन में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस ने फरवरी 2023 में ये ऑब्जर्व किया था कि हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं माने जा सकते। ये इन्फोर्स करता है कि हाई कोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ फंक्शन करते हैं। अगर बात एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस की करें तो 2023 से एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस में फंक्शन नहीं करते। इसका मतलब है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेट अपीलेंट जुडिक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स या केस मैनेजमेंट स्पेसिफिक्स में हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि जस्टिस अभय एस ओक ने 2023 में एम्फसाइज किया था कि हर कोर्ट एक कोर्ट है और ट्रायल जजेस को किसी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ट्रायल जजेस भी वही जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में किए जाते हैं। ये हाईलाइट करते हुए कि जुडिशरी के सभी टायर्स को इक्वालिटी और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। शंकर कुमार झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऊपर टाइम बाउंड मैनर में केसेस को हैंडल करने के लिए डायरेक्शन देने से मना कर दिया था। ये केस रीइंफोर्स करता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को मेंटेन करना कितना जरूरी है ताकि कोर्ट्स अपने वर्कलोड और केसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सके बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। हाई कोर्ट्स की ऑटोनोमस एंटिटी होने का प्रिंसिपल इंडियन जुडिशियल सिस्टम में डीपली एम्बेडेड है ताकि चेक्स और बैलेंसेस इंश्योर हो सके। ये ऑटोनॉमी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के लिए क्रूशियल है। पहला, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉर्नरस्टोन है। ये इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है कि जजेस डिसीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर्स, दैट इज गवर्नमेंट, दूसरी ब्रांचेस या हायर कोर्ट से ले सकते हैं। हाई कोर्ट्स की ऑटोनॉमी इस ब्रॉडर प्रिंसिपल का एक मैनिफेस्टेशन है। सेकंड इज द एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। हाई कोर्ट डाइवर्स रेंज ऑफ केसेस हैंडल करते हैं जिनमें लोकल लॉज और इश्यूज शामिल होते हैं। इनकी जजेस को अपने रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन के लीगल और सोशल कंटेक्स्ट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जो केसेस को ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एड्रेस करने में मददगार होता है। थर्ड इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हाई कोर्ट्स को इंश्योर करता है कि जस्टिस इंडिया की वास्ट जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल एक्सपेंस में एक्सेसिबल हो। ये सुप्रीम कोर्ट को ओवरबर्डन होने से बचाता है जो केसेस इफेक्टिवली हाई कोर्ट लेवल पर रिजॉल्व हो सकते हैं और यही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कई वेरियस केसेस में नोट की है, जैसे कि पहला एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेजिस्लेटिव एक्शन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत एक इंटीग्रल और एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये केस हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू पावर्स को रीइंफोर्स करता है। सेकंड,
इज द SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। जजेस ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता है। इस रूलिंग ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में अधीन नहीं होने को इंश्योर करते हैं को हाईलाइट किया था। तीसरा केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन 2010। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बिना स्टेट के कंसेंट के CBI इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकती है, पर इसने हाई कोर्ट्स के आर्टिकल 226 के तहत पावर्स को भी रिट्रेट किया था। ये केस सुप्रीम कोर्ट के ओवर आर्किंग जुडिशियल और हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंट पावर्स के बीच का बैलेंस दिखाता है। फोर्थ इज द शंकर कुमार झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2013। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के केसेस के डिस्पोजल पर डायरेक्शन देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट्स के अपने वर्कलोड को मैनेज करने का हक है उनकी ऑटोनॉमी के तहत। ये डिसीजन रीइंफोर्स करता है कि हाई कोर्ट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस को बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के मैनेज करने का अधिकार है। अगर इंडिया का बाकी के जुडिशियल सिस्टम्स के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करे तो यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल जुडिशरी सिस्टम भी स्टेट कोर्ट्स के लिए सिमिलर ऑटोनॉमी रिफ्लेक्ट करता है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट्स के पास स्टेट लॉज के ऊपर फाइनल अथॉरिटी होती है, और जबकि US सुप्रीम कोर्ट केसेस रिव्यू कर सकता है, ये स्टेट कोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं करता। दूसरा है UK का जुडिशियल सिस्टम जो लोअर कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट देता है। यूनाइटेड किंगडम का सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल अपेलेंट कोर्ट है, लोअर कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करता, इंश्योरिंग देयर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। रिसेंटली पास किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का इम्प्लीकेशन ये है कि इसमें हमें जुडिशियल हायरार्की का सम्मान देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गीता अरोड़ा के केस में जुडिशियल हायरार्की और वेरियस कोर्ट्स के डिस्टिंक्ट रोल का सम्मान करता है। ये प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकता है। ये हाई कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन नहीं कर सकता। सेकेंडली, इससे जुडिशियल एफिशिएंसी अफर्म हुई है। हाई कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस को अफर्म करके सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि ये कोर्ट्स अपने डॉकेट्स को लोकल रिक्वायरमेंट्स और कंटेक्स्ट के आधार पर मैनेज कर सके। ये ऑटोनॉमी हाई कोर्ट लेवल पर बेटर केस मैनेजमेंट और एफिशिएंसी में मददगार होती है। तीसरा है पब्लिक परसेप्शन और ट्रस्ट। हाई कोर्ट्स के ऑटोनॉमी का रिट्रिएशन जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। ये लिटिगेंट्स को एश्योरेंस देता है कि उनके केसेस को ड्यू डिलिजेंस के साथ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग एपेक्स कोर्ट से फ्री हैंडल किया जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये रेट्रिएशन कि वो हाई कोर्ट्स को टाइम बाउंड मैनर में केसेस उठाने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, एक सिग्निफिकेंट लीगल स्टांस है जो हाई कोर्ट्स की ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को अपहोल्ड करता है। ये डिसीजन पिछले न्यायिक टिप्पणियों और रूलिंग्स के कंसिस्टेंस में है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और डिसेंट्रलाइजेशन को एम्फसाइज करते हैं। हाई कोर्ट्स की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया है, बल्कि जुडिशरी को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फंक्शन करने में भी मदद की है। ये डिसीजन जुडिशरी सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया को इंश्योर करता है। आपके लिए हमारे ये लीगल एनालिसिस ऑटोनॉमी की इंपॉर्टेंस और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ सच डिसीजंस और जुडिशियल सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट के इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट करता है। जैसे जैसे जुडिशरी कॉम्प्लेक्स लीगल लैंडस्केप में नेविगेट करती रहेगी, ऐसे रेट्रिएशंस क्रूशियल हैं जुडिशरी की इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। अब आपकी इस पर क्या राय है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।